हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को एक बार फिर से एसपी टारगेट अकेडमी में हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जो प्राचीन भारत का इतिहास इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल में मानव ना तो पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना जानते थे। मतलब जिस काल के मानव को ना तो पढ़ना ना तो लिखना आता था, उस काल को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक। आगे आद्य ऐतिहासिक काल, ये क्या था? जिस काल के मानव को पढ़ना मतलब लिखना तो आता था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते थे। लिख तो सकते थे लेकिन लिखे हुए चीज़ को पढ़ नहीं सकते थे। तो उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे है ऐतिहासिक काल, जिस काल के मानव लिख भी सकते थे और लिखे हुए चीज़ को पढ़ भी सकते थे, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? उस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए, इस प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक। अब पुनः पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो भैया हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में किस किस चीज़ की खोज हुई थी? किस किस चीज़ की खोज हुई थी? तो पहला आग की खोज। तो मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? तो निम्न पूरा पाषाण काल में। मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? निम्न पूरा पाषाण काल में। कुल्हाड़ी, बिदाड़ी, खंडक, पेबुल, ये सब क्या थे? पत्थर के औजार थे। जानवरों को मार करके उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक। उन लोग क्या बनाते थे? पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में किस किस चीज़ खोज हुई? आग की खोज हुई, कुल्हाड़ी, बिदाड़ी, खंडक, पेबुल। आगे मध्य पूर्व पाषाण काल। तो भाई ये मध्य पूर्व पाषाण काल से इतिहासकारों को ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ज़्यादा गतिविधियों का साक्ष्य मध्य पूर्व पाषाण काल से नहीं मिला हुआ है। आगे उच्च पूर्व पाषाण काल। क्या? उच्च पूर्व पाषाण काल। तो उच्च पूर्व पाषाण काल में भैया दीपक का उपयोग, क्या दीपक का उपयोग हुआ? ठीक। युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियाँ उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई। मतलब इस काल के लोग युद्ध करते थे और नाच गाना डांस करते थे। ठीक। तो नृत्य की गतिविधियाँ उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई। रंग एवं चित्रकारी, अपने जो मिट्टी के मकान बनाते थे उस पर रंग चित्रकारी क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे ये लोग, उच्च पूर्व पाषाण काल के लोग। और बेलन घाटी के लोहदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या? बेलन घाटी के लोहदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक। बात समझ में आया? आगे यांत्रिक लीवर प्रणाली का प्रयोग किया गया किस काल में? किस काल में? उच्च पूर्व पाषाण काल में। उच्च पूर्व पाषाण काल में। आगे एमपी के सिंधी जिले के बागौर से पूजक फाक्ष मिला हुआ है। एमपी के सिंधी जिले के बागौर से किसका फाक्ष मिला? पूजक फाक्ष मिला हुआ है। ठीक। तो भैया एमपी के सिंधी जिले के बागौर से पूजक फाक्ष मिला हुआ है। तो किस काल में? उच्च पूर्व पाषाण काल में। ठीक। उच्च पूर्व पाषाण काल में। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। तो भैया आदमी ने पहला पालतू जानवर किसे बनाया था? कुत्ते को बनाया था। कुत्ता क्या करता था? जैसे आदमी रात में सो जाते थे, उनके घर परिवार की जंगल में जो कोई जानवर अटैक कर देता था उसको सुरक्षा के लिए, उनको लोग सुरक्षा के लिए आदमी ने पहला पालतू जानवर किसे बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। पशुपालन का साक्ष्य किस काल से मिला हुआ है? तो भैया तो मध्य पाषाण काल से। ठीक। तो पशुपालन का साक्ष्य किस काल से मिला हुआ है? मध्य पाषाण काल से मिला हुआ है। और मध्य पाषाण काल का साक्ष्य जो मिला हुआ है एमपी के आदमगढ़ से, मतलब मध्य प्रदेश से आदमगढ़ से मिला हुआ है, और राजस्थान के बागौर से। और मध्य पाषाण काल का साक्ष्य प्रतापगढ़ के सरायनहर और मलदहा से गर्तावाफ का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर नहर खुदाई हो रही थी। क्या हो रही थी? नहर की खुदाई हो रही थी। तो खुदाई के समय क्या मिले? बहुत सारे मध्य पाषाण काल के बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य मिले। ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो आग का व्यापक उपयोग। भैया मानव ने आग की खोज की थी निम्न पूर्व पाषाण काल में। कब? निम्न पूर्व पाषाण काल में। और आग का जो व्यापक उपयोग हुआ वह नवपाषाण काल में। कब हुआ? नवपाषाण काल में। आदमी इस काल में नवपाषाण काल मतलब नया युग आ गया। क्या? नया युग आ गया। तो आदमी भैया नवपाषाण काल में
कृषि कार्य को प्रारंभ कर चुका था, कृषि कार्य को प्रारंभ कर चुका था। और जो कृषि करता था उससे जो पैदावार होता था, उस मान लो जो पैदावार होता था उस चीज़ को, उस वस्तु को संग्राहक मतलब इकट्ठा करने लगा, एकत्रित करने लगा था। कौन? आदमी। एवं उत्पादक बन गया था, मतलब कुछ चीज़ों को, फसलों को पैदावार बोता था, उसका उत्पादक बन गया, मतलब बुआई करता था। कौन? आदमी। तो भैया नवपाषाण काल के लोग कृषि कार्य को प्रारंभ कर दिए थे। और भोजन मतलब अपने जीवन यापन के लिए 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए भोजन को, मतलब जो गेहूँ हो गए उनको क्या करते थे, उनको स्टोर करके रख लेते थे। ठीक। आगे पहिए का आविष्कार किया गया। नवपाषाण काल में जो फसलें पैदावार होती थी तो उनको लाना या ले जाना पड़ता था, ठीक, खेत से, या जो जंगली जानवर उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे उनको ले जाने के लिए तो लोग क्या पहिए का आविष्कार किए। क्या किए? पहिए का आविष्कार किए। अब यहाँ से नवपाषाण काल में एक मान्यता थी, जब उनका मालिक मरता था तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। मतलब जहाँ पर मालिक मर गया तो मालिक जहाँ, इन्हीं के मालिक के साथ उनके कुत्ता जिंदा उसको दफना दिए। मालिक जहाँ मरता था, जहाँ उसको दफनाया जाता था, जब कुत्ते की मृत्यु होती थी तो वहीं पर कुत्ते को उसके साथ क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। इन्हें कि मालिक मरा, कुत्ते को जिंदा दफना दिया गया, नहीं, मालिक मर गया मान लिए, तो कुत्ता जब मरता तो उसकी मृत्यु होती थी, नेचुरल मृत्यु होती थी, तो वहीं पर कुत्ते को उसके साथ क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था उसके बगल में। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? बुर्ज होम कश्मीर से मिला हुआ है। कहाँ से? कश्मीर से मिला हुआ है। ठीक। आगे बिहार के चिराद से हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है। तो भैया बिहार राज्य से चिराद क्या है? वहाँ का स्थान है, हड्डी के साक्ष्य मिला हुआ है। और कृषि का साक्ष्य, नवपाषाण काल में कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ नवपाषाण काल में? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला हुआ है। ठीक। और बात की जाए विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला हुआ है वह फिलीपींस से। कहाँ से मिला हुआ है? फिलीपींस से मिला हुआ है। आगे इलाहाबाद के कोल्डिहुआ से धान का साक्ष्य मिला हुआ है। भैया पूछा जाएगा प्राचीन काल में धान का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो इलाहाबाद के कोल्डिहुआ से। इलाहाबाद के कोल्डिहुआ से धान का साक्ष्य मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? इलाहाबाद के कोल्डिहुआ से धान का साक्ष्य मिला हुआ है। और नई खोज के अनुसार धान का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? संत कबीर नगर, इसी का नाम पहले क्या था? संत कबीर नगर था, जहाँ से धान का साक्ष्य मिला हुआ था। आगे नवपाषाण के बारे में हम लोग और कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। क्या? रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं। आगे अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कौन जनक कहते हैं? पुरातत्व का जनक कहते हैं भैया, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का फादर कहा जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गार्डन चाइल्ड महोदय ने नव युग को नव क्रांति की संज्ञा दी थी। तो आपसे पूछेगा नवपाषाण काल को नव क्रांति संज्ञा किसने दी थी? तो भैया गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण युग को, नवपाषाण काल को नव क्रांति की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? नव क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक, इतना समझ आई। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण युग को नव क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक, इधर वहाँ समझ आया। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो भैया आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ोगे, अब जो आद्य ऐतिहासिक काल आया, अब आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या है? वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 सभ्यताएं आती हैं। पहला मिस्र की सभ्यता। क्या है? मिस्र की सभ्यता। दूसरा क्या है? चीन की सभ्यता। तीसरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, तो हम पढ़ लेते हैं विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले भैया क्या थी? मिस्र की सभ्यता। क्या थी? मिस्र की सभ्यता। ठीक, तो इस सभ्यता को नील नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता थी ना, वह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, प्रस्फुटित हुई थी। क्या होती? यह जो मिस्र की सभ्यता थी वह नील नदी के किनारे प्रस्फुटित हुई थी, मतलब इसका विकास हुआ था। इसलिए मिस्र की सभ्यता को हम लोग कहते हैं नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं।
पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। जो पिरामिड होता था वह मिस्र के राजाओं के क्या होते थे, मकबरे होते थे। क्या होते थे, मकबरे होते थे। तो पिरामिड भैया मिस्र के राजाओं क्या होते थे, मकबरे होते थे। पिरामिड में शवों को नाइट्रोजन का लेप लगाकर रखते थे। जो मिस्र के लोग थे वो पिरामिड में, जब कोई व्यक्ति यहाँ मर जाता था तो मरने के बाद लोग अगर शव को तेल में रखते हैं तो कुछ दिन तक शव क्या होता है, सेव रहता है। उसी प्रकार से जब मिस्र के कोई व्यक्ति, मिस्र के सभ्यता में कोई लोग मरते थे तो वो लोग शवों को नाइट्रोजन का एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके पिरामिड में रख देते थे। तो क्या होता था, जो मृत शरीर होता था कई दिनों तक सेव रहता था, बदबू नहीं करता था। क्यों, आदमी जब मरता है तो मरने के बाद क्या होता है, तुरंत ही उसके बॉडी में क्या होने लगते हैं, उसका बॉडी डिकम्पोज होने लगता है। ठीक, तो बॉडी जब डिकम्पोज होने लगता है तो उसके शरीर से क्या लगते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया उसके एक्टिव हो जाते हैं, तो शरीर एकदम गलने लगता है, सड़ जाता है, गंध आने लगती है। तो उसी प्रकार से गंध ना आए तो लोग क्या करते थे, शवों को नाइट्रोजन का लेप लगा कर रख देते थे। आगे, मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता था। कहा था किस सभ्यता के सम्राट को फराओ कहा जाता था, तो भैया मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता था। फराओ। सबसे पुरानी नदियों किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता। भैया पूछेगा विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है। सबसे पुरानी नदी किनारे विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो मिस्र की सभ्यता। आगे हम लोग पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, चीन की सभ्यता। तो भैया जो चीन की सभ्यता है ना, यह व्हांग हो नदी किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पर, व्हांग हो नदी किनारे विकसित हुई थी। और चीन के लोग सर्वप्रथम कपड़े पर लिखने का आविष्कार किए थे। तो कपड़े पर सर्वप्रथम लिखने का भी खोज किसने किए थे, चीन के लोग किए थे। ठीक, फिर उसके बाद कापी पर लिखना, पन्ने पर लिखना आया। ठीक, तो चीन के लोग सर्वप्रथम कपड़े पर लिखने का आविष्कार किए थे, खोज किए थे। और कागज़ का आविष्कार भी इन लोगों ने किया था, चीन की सभ्यता के लोगों ने। तो यह चीन के लोगों ने कागज़ का आविष्कार किया था। और रेक्टर पैमाने का आविष्कार, जिससे हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो रिक्टर पैमाने का आविष्कार भैया किसने किया था, चीन की सभ्यता के लोगों ने किया था। किसने किया था, चीन की सभ्यता। भूकंप की तीव्रता वैसे सिस्मोग्राफ से भी मानते हैं। तो भैया रिक्टर पैमाने का आविष्कार किसने किया था, चीन की सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक, तो वहाँ ये सभ्यता चीन की सभ्यता व्हांग हो नदी पर विकसित हुई। इन चीन की सभ्यता के लोगों ने कपड़े पर लिखने का खोज किए और कागज़ का आविष्कार भी इन्हीं सभ्यता के लोगों ने किया था। रिक्टर पैमाने खोज किसने की है, चीन की सभ्यता के लोगों ने की है। भैया चीन की सभ्यता में दो धर्म फेमस थे। चीन की सभ्यता में दो धर्म फेमस थे। पहला था ताओ धर्म, और ताओ धर्म के जो संस्थापक थे वो थे लाओस से। कौन थे, लाओस से। दूसरा था कन्फ्यूशियस धर्म। तो कन्फ्यूशियस धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, फतसे। कौन थे, फतसे थे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो भैया जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, दजला एवं फरात नदी किनारे क्या होती, विकसित हुई थी। किस नदी किनारे, दजला एवं फरात। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह दजला एवं फरात नदी किनारे क्या होती, विकसित हुई थी, प्रस्फुटित हुई थी। जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो देवता निवास करते थे वह जिगुरत में, किसमें, जिगुरत में आते थे। ठीक, और कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया था, तो भैया हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। आगे, हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा धातु की जानकारी प्राप्त हुई। पूछा था किस काल के लोगों को सर्वप्रथम कांसा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा धातु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। आगे, सिंधु सभ्यता का चौराहा कौन था, तो सिंधु सभ्यता का चौराहा कौन था, सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर। तो भैया सिंधु सभ्यता का चौराहा कौन था, सुत का गेंडोर। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर आकार। कौन, ट्रायंगुलर आकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा की खुदाई से संबंधित जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हड़प्पा की खुदाई से संबंधित जानकारी सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में सन जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता खोज भैया किसने किया था, दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। ठीक, तो आगे बात किया जाएगा सबसे प्राचीन सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, सैंधव सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कई नामों से लड़के से कंफ्यूज रहते हैं।
तो भैया सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कई नामों से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। आगे हम बात करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूरब में आलमगीरपुर तक फैली थी। ये कहाँ पर है? हिंडन नदी मेरठ में। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मेरठ में पहले क्या थी? प्राचीन काल में हिंडन नदी थी। क्या थी? हिंडन नदी थी। तो आलमगीरपुर स्थान था, वहाँ तक फैली हुई थी पूर्व में। और पश्चिम में बलूचिस्तान, कौन नदी थी वहाँ पर? दास्ता नदी। भैया सभ्यताएं नदी किनारे ही विकसित हुई। भाई नदी किनारे उनको भोजन के रूप के लिए पानी मिल जाते थे, ठीक। उनको वहाँ पर खेती के लिए सुविधाएं होती थी, इसलिए जो भी सभ्यताएं विकसित हुई नदी किनारे विकसित हुई है, ठीक। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता यह पश्चिम में, ठीक, बलूचिस्तान तक, कहाँ तक? बलूचिस्तान तक, ठीक, दास्ता नदी, सुदका, गेंडोर तक फैली हुई थी। और बात करें उत्तर में तो मांडा, चिनाब नदी, कौन? चिनाब नदी कश्मीर तक, अखनूर कश्मीर तक फैली हुई थी, ठीक। और दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद कौन नदी था? प्रवण नदी, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, यहाँ तक फैली हुई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूर्व में आलमगीरपुर तक, पश्चिम में बलूचिस्तान तक, उत्तर में मांडा तक और दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया था वह था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कितना बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर का बोलते हो। इतना क्षेत्रफल में विकसित हुई थी, फैली हुई थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इतने एरिया में सभ्यता फैली हुई थी। बहुत विशाल सभ्यता थी कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इससे हम कुछ विशेष बिंदु पर लेते हैं। मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। पूछा जाता है मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी? तो भैया मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु जानकारी प्राप्त हुई थी। किसकी? तांबा धातु जानकारी प्राप्त हुई थी। मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम क्या था? तो मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम था ड्रायोफिथेकस। क्या नाम था? मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम था भैया ड्रायोफिथेकस। क्या नाम था? ड्रायोफिथेकस। आगे, नवपाषाण काल में खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ और गेहूं। नवपाषाण काल में मानव द्वारा खोजी गई, ऐसे पूछ सकता है, मानव द्वारा खोजी गई पहली फसल कौन थी? तो भैया जौ और गेहूं, ठीक। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ और गेहूं थी। सिंधु की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने की था भैया? राय बहादुर साहनी ने। राय बहादुर साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए इसके? सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए भैया? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक ज़्यादा स्थल पाए गए वह पाए गुजरात में। इस काल के लोग तौल के रूप में 16 के अनुपात में क्या करते थे? चीज़ों को आदान प्रदान करते, एक्सचेंज करते थे, ठीक। और उनके यहाँ जो सड़कें बनाई जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वह 1 संबंधित 3 संबंधित 7 की रेशियो होती थी। 1 संबंधित 3 संबंधित 7 की रेशियो होती थी। और इस काल के ईंटों का आकार, जो लोग मकान बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते थे, उसका आकार था 1 संबंधित 2 संबंधित 4, 1 संबंधित 2 संबंधित 4। आगे हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण में ओम शब्द और गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन है। पूछता है किस ब्राह्मण में, किस ग्रंथ में ओम शब्द और गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन है? तो भैया गोपथ ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियमों का वर्णन किया गया है। मतलब राजा जो होता है वह गद्दी पर बैठते समय क्या नियम कानून होते हैं, क्या यज्ञ कराए जाते हैं? तो भैया राज्याभिषेक के नियमों का वर्णन कहाँ किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक। शतपथ ब्राह्मण में राम कथा को उल्लेख किया गया है। पुरवरा उर्वशी की प्रेम कथा, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा, विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन किया किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो भैया शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या है? शतपथ ब्राह्मण में राम कथा के बारे में उल्लेख किया गया है, पुरवरा और उर्वशी की प्रेम कथा, ठीक, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा, विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। आगे, मुंडको उपनिषद
मुंडको उपनिषद में ही अशोक के स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो सत्यमेव जयते ये कहाँ पर लिखा गया भैया? सारनाथ में। ठीक, तो वहाँ पर क्या है? मुंडकोपनिषद से, तो भैया मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो अशोक के स्तंभ के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते जो लिखा गया है अशोक के स्तंभ के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। वह कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। क्या? यम नचिकेता। ठीक, तो भैया कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता। तो भैया वैदिक सभ्यता को बात किए जाए दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल को चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, इधर बात समझ में आया? अब यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो ऋग्वेद, तो भैया ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। क्या है? 1028 सूक्त है। दोहे हैं। 10,412 में ऋचाएँ हैं। क्या है? ऋचाएँ हैं। तो भैया ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,412 क्या है? 62 क्या? ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र का पूछा जाता किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो भैया ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया। किसके बारे में किया गया? सोम देवता। ठीक, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, और इसी मंडल में ही विद्वान महिलाओं गार्गी, अपाला, घोषा का उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, पुरुष सूक्त में। ठीक, विद्वान महिलाओं, ठीक भैया, गार्गी, अपाला, घोषा का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध के बारे में वर्णन किया। किस बारे में? 10 राजयुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। यह कहाँ लड़ा गया था? यह लड़ा गया रावी नदी पर। इसका पहला नाम क्या? पुरुषणी नदी। क्या नाम था? पुरुषणी नदी था इसका नाम। ठीक, तो जो 10 राजयुद्ध था वह राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? राजा सुदास और 10 जनों के बीच। तो राजा सुदास की तरफ कौन थे? गुरु वशिष्ठ। और 10 जनों के बीच कौन थे? और मतलब उनकी तरफ कौन लड़ रहे थे? विश्वामित्र। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो भैया राजा सुदास क्या हुए थे? जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? राजा सुदास में क्या हुए थे? जीते थे 10 राजयुद्ध में। ठीक, आगे ऋग्वेद में कहा जाता है कि ऋग्वेद में किनका सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है? तो भैया इंद्र का 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। और कितनी बार? 250 बार। अग्नि का 200 बार, गाय का 176 बार। तो भैया ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार? इंद्र का 250 बार। ठीक, और अग्नि का 200 बार, गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? भैया ऋग्वेद है। तो वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सोमयज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। सोमयज्ञ, जो देवता, आज के लोग क्या पीते थे? शराब, विस्की पीते थे। तो देवता जो लोग पीते थे वो क्या पीते थे? सोम रस का पान करते थे। सोम रस का पान करते थे देवता लोग। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। तो भैया एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया, प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा गया। कौन? यजुर्वेदवा। पूजा एवं बलि के समय मंत्रों को उल्लेख किया गया। इसमें पूजा के समय और बलि के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं। ठीक, किसी के बलि चढ़ाया जाए, मुर्गा काटा जा रहा है, मुर्गी कटी जा रही है, बकरा बकरी। ठीक, तो जो मंत्र पढ़े जाते हैं, तो मंत्र पढ़ा जाता है पूजा और बलि के समय, इसमें उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। यज्ञ करने की विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि का वर्णन बताया, कैसे यज्ञ करने किया जाता है घर में। ठीक, लोहे का सर्वाधिक बार किस वेद में मिलता है? तो लोहे का सर्वाधिक उल्लेख भैया यजुर्वेद में मिलता है। लोहे का सर्वाधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो भैया लोहे का सर्वाधिक उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। किसे मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। आगे यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सामवेद। क्या पढ़ते हैं? सामवेद।
तो भैया इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय संगीत का जनक। ऋचाओं का संग्रह है। क्या है? ऋचाओं का संग्रह है। जो सामवेद है ऋचाओं का संग्रह है। और स्वयं गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या कहा है? गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को अपने आप को सामवेद कहा है। क्या कहा है? सामवेद कहा है। ठीक, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को अपने आप को क्या कहे? सामवेद कहे हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद। क्या अथर्ववेद? तो भैया अथर्ववेद यही सबसे खतरनाक वेद है। जादू टोना रोग निवारण, किसी पर जादू करना हो, टोना करना हो, ऐसा टोना मारो भूखे प्यास बंद हो जाए। ठीक, तो जादू टोना रोग निवारण, साप किसी देना हो, वश में करना हो, साधु महात्मा वश में कर लिए, प्रायश्चित करना हो, विवाह से संबंधित कोई मैटर हो, ठीक, जो उसके क्रियाकर्म होते हैं, राजकर्म, तो इन सभी के बारे में भैया अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। अथर्वा यह जो वेद था वह अथर्वा ऋषि द्वारा क्या किया गया? लिखा गया था। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद पड़ गया। और सबसे बाद का वेद है। तो भैया सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। किस वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? ठीक, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे भैया आर्य। तो जो आर्य थे वह हिंदू से संबंधित थे। क्या थे? हिंदू से संबंधित थे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जब आर्य लोग भारत में आए थे सर्वप्रथम किस प्रांत में बसे थे? तो भैया पंजाब प्रांत में। कहाँ बसे थे? पंजाब प्रांत में बसे थे। और आर्यों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत। अब तो संस्कृत खत्म हो गई। जो मानवों की जो भारत की सबसे पहली भाषा थी वह थी क्या थी? देवनागरी लिपि। वो भैया संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। अब तो इंग्लिश मीडियम हो गया है, इंग्लिश नहीं बोलेंगे पेपर ही नहीं दे पाएंगे। ठीक, पेय पदार्थ, आर्यों का पेय पदार्थ क्या था भैया? सोमरस। इनका जो दारू बिस्की था क्या था? सोमरस था। ठीक, मुख्य व्यवसाय, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। और आर्यों ने पहला पालतू जानवर किसे बनाया था? तो घोड़ा को। किसको बनाया था? घोड़ा को। ठीक, इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। ठीक, आर्य का जो अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और इनके जो प्रिय देवता थे, आर्यों के जो प्रिय देवता थे, भगवान थे, वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। आर्यों ने ही सर्वप्रथम लोहा की खोज की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने लोहा की खोज किया था? तो भैया आर्यों ने ही लोहा की खोज किया था। ठीक, तो समझ में आ गया चीज़ें। दोस्तों आप सभी को चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, हम आशा करते हैं। इसी तरीके आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।